हमारा संवैधानिक इतिहास का घटनाक्रम वाला टॉपिक हो चुका है और इसके बाद हम संविधान सभा के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसमें केवल दो हिस्से बचे रह गए हैं। कौन कौन से? एक आपका प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, और जो दूसरा हिस्सा जिस पर हमको बात करना होगा वो होगा क्या? शेड्यूल, यानी कि क्या? संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, चलिए पहले प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना या इसको क्या कहा जाता है? प्रियम्बल। ठीक है, देखिए जो प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव है ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। ये हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद में ये जाकर आगे जाकर के 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया था, मतलब इसको कहना चाहिए कि पारित कर दिया गया था। प्रस्तावना या उद्देशिका प्रस्ताव जो है, ठीक है, इसमें हमको तीन चीजों का ध्यान रखना है कि ये है क्या वास्तव में। तो इसको लेकर के कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, है ना, यानी कि ये संविधान का, क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, या उसका हिस्सा है या नहीं है, इस पर लेकर काफी विवाद रहा है, जिसको हम लोग आखिरी में जो प्रस्तावना वाला बात चीज हमारा हो जाएगा उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो प्रस्तावना में तीन चीजें हैं। एक तो संविधान का स्रोत, क्या? संविधान का स्रोत, ठीक है, सोर्स, इसको क्या कहते हैं? सोर्स। ठीक, उसके बाद इसी में संविधान का स्वरूप, ठीक, उसके बाद जो आखिरी हिस्सा हो जाएगा, ठीक, रूप, और फिर आखिरी में इसका उद्देश्य। ठीक है, मतलब क्या? संविधान का सोर्स क्या है, संविधान का स्वरूप कैसा होगा या प्रकृति कैसी होगी, और उसके एम्स या मोटो कहना चाहिए उद्देश्य क्या है, ये तीन चीजें बताई गई हैं कहां पर? प्रस्तावना में। ठीक, तो सबसे पहले जो प्रस्तावना है उसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिए। याद रखना आपको खैर जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें जो मेन कीवर्ड्स है या पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। संविधान का जो प्रस्तावना है वो शुरू होता है किससे? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, फिर गणराज्य। ठीक है, क्या? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को क्या? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, जस्टिस की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या? सामाजिक, देखो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक बार शुरू से देखिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
ठीक है। जो संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो 3 वर्ड्स आ जाएंगे, उनको हम अलग से लिख लेंगे। क्या? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे क्या हुआ क्लास में। ठीक है, तो ये संविधान की प्रस्तावना है। इस कंप्लीट स्टेटमेंट में 3 तरह की चीजें कही गई हैं कि एक तो ये कि संविधान का स्रोत क्या है, यानी कि उसका सोर्स क्या है। उसके बाद में संविधान का स्वरूप कैसा होगा और उसके उद्देश्य क्या होंगे, जिसको हम अलग से 3 तरीके से डिवाइड कर लिए। तो सबसे पहले आते हैं किस पर? संविधान के स्रोत पर। तो संविधान के स्रोत की अगर बात आती है तो कहा जाता है कि संविधान को जो शक्ति दी गई है उसका स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग, यानी कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन हैं जो भारत में रहते हैं, उन सभी से संविधान को क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, अर्थात जनता। ठीक है, मतलब भारत के संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो यहाँ के रहने वाली जनता है। ठीक है, अब भारत के संविधान का स्वरूप कैसा होगा? तो भारत के संविधान का स्वरूप पहला लिखा हुआ है क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या? सोवर्निटी। अब समझिए क्या होता है, एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सोवर्निटी का मतलब ये होता है कि आपके देश के, ठीक, मैं बता रहा हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब होगा, जिसको इंग्लिश में सोवरेन कहा जाता है। सोवरेन नेशन की बात की जाती है। तो सोवरेन नेशन होने का मतलब यह है कि आपके जितने भी राजनीतिक मामले, आर्थिक मामले हो या सामाजिक मामले हो, मतलब क्या, आपके देश के अंदर के, जैसे आपके घर की बात हो तो आपके घर, मतलब जैसे अगर आप कहा जाए कि आपकी फैमिली सोवरेन है, सोवरेन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इसका मतलब यह है कि मेरे घर पे जो भी मेरे डिसीजन होंगे, चाहे आर्थिक फैसले हों, चाहे सामाजिक फैसले हों, चाहे किसी भी टाइप के डिसीजन हों, वो सभी फैसले कि बिना किसी अंतरराष्ट्रीय दबाव के या किसी के दबाव पूर्ण परामर्श के, अगर मैं अपना परामर्श खुद करता हूं या अपने निर्णय खुद लेता हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा? सोवरेन कहलाऊंगा। वैसे ही भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा कब? जब वो अपने आंतरिक मामले या कोई भी डिसीजन हो वो बिना किसी बाहरी दबाव के या बाह्य हस्तक्षेप के स्वयं लेने के लिए क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। तब वो देश क्या कहलाएगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि क्या? सोवरेन कहलाएगा। ये वाला मामला क्लियर है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का मतलब क्या है कि आपके जितने भी आर्थिक मामले हैं, चाहे बाहरी मामले हो, चाहे देश से मित्रता की बात हो, शत्रुता की बात हो, या किसी देश के साथ हमको संधि या समझौता करना है, आ रही बात समझ में, और आपके आंतरिक मामले जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इस टाइप के, है ना, इकोनॉमिक, सोशलिस्टिक, या जो भी टाइप के जो आपके डिसीजन होंगे, वो अगर आप बिना किसी दूसरे देश के या किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप के, दबाव के, कह सकते हैं इसको, अगर आप डिसीजन बनाते हैं तो आप क्या कहे जाएंगे? आप सोवरेन कहे जाएंगे, यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आप कहे जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच कुछ विवाद था, जिसको लेकर के युद्ध शायद की संभावना बन सकती थी। अभी हाल ही में यह हुआ कि हमारे बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर होना था, सीज फायर मतलब क्या? युद्ध विराम होना था। उस युद्ध विराम को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था। मतलब विश्व भर को जानकारी किसने दी थी? अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या ये लगता है कि हम सोवरेन हैं? क्या ऐसा लगता है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना? अगर ऐसा है तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहां से हुए? क्योंकि हमारे देश का जो मामला है, या आंतरिक मामला या बाह्य मामला हो रहा है, मान के चलो, उसको किसी और देश के राष्ट्रपति मतलब घोषणा करते हैं कि अभी इन दोनों के बीच में मेरे वजह से क्या हुआ? समझौता हुआ, दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था कुछ दिन पहले की बात है ना? और उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कोई ट्वीट नहीं किया। उसी को एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि भाई अगर हमारे देश के जो फैसले हैं, या मतलब ऐसा तो कहने का मतलब है ना कि हमारा देश और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच मामला खराब हुआ है, तो उस मामले को हम खुद समझाएंगे ना। अगर युद्ध करना भी है तो उसका डिसीजन हम खुद बनाएंगे, युद्ध रोकना तो हम डिसीजन खुद बनाएंगे। इसी को तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहा जाता है, हाँ कि नहीं? हम तो कह भी रहे हैं कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेन नेशन है। लेकिन ये कहां से हो पाया? क्योंकि हमारे देश के बीच में युद्ध का जो सीज फायर या युद्ध विराम की घोषणा किसने की? डोनाल्ड ट्रंप ने की, है ना? तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम जो अपने आप को सोवरेन कह रहे हैं उस पर एक बाधक है, बाधक तत्व। बहरहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक हमको देखना है वो कौन सा है? समाजवादी। हम उद्देशिका प्रस्ताव में हम ये कहते हैं कि हम, हमारा जो देश भारत है वो कौन सा हो जाएगा? एक
समाजवादी देश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि संपत्ति या संसाधनों की समानता और प्रतिष्ठा और अवसर हो। संपत्ति, संसाधन, अवसर और प्रतिष्ठा। समाजवादी का मतलब है क्या? सोशलिस्टिक। हम क्या है? सोशलिस्टिक है। किस तरीके से सोशलिस्टिक है? कि हमारे पास में जितने भी संपत्ति, संसाधन, ठीक, और क्या? प्रतिष्ठा, ये वाली बात, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात कर रहे हैं। अवसर की समानता, ये जो चार चीजें हैं, इन चीजों से इस चीज को डिनोट किया जाता है कि हमारे बीच में क्या है? समाजवादी व्यवस्था है। ठीक है, समाजवादी का मतलब समझ पा रहे हैं? सोशलिस्टिक होने का मतलब है क्या? कि हमारे पास संपत्ति, संसाधन, प्रतिष्ठा और अवसर में हम सभी को क्या है? एक समान अवसर देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, या किसी भी जगह से बिलोंग करता है, हमारे पास में से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या है? एक सोशलिस्टिक नेचर टाइप की कंट्री, यानी कि हमारे पास क्या है? समाजवादी विचारधारा के लोग हैं कि हम समाज में सभी को एक समान आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, किसी के साथ भी किसी भी तरीके से भेदभाव हम नहीं करते। क्लियर है? समाजवादी। पंथ निरपेक्ष यानी कि क्या? सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? तो सेक्युलर का मतलब होता है कि जो हमारे ऊपर क्या होता है? स्टेट होता है। स्टेट का मतलब क्या? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसा राज्य नहीं। स्टेट कहने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर जो भी एक गवर्निंग बॉडी है, जो हमारे साथ क्या करती है? हमारे ऊपर क्या करती है? प्रशासन और नियंत्रण का हमारे ऊपर काम करती है। जैसे क्या? विधायिका, कोई शासकीय कार्यालय जैसे नगर निगम, एलआईसी, ओएनजीसी, इन सभी को राज्य कहा जाता है। मैं बताऊंगा जब आर्टिकल में हम लोग पहुंचेंगे। आर्टिकल पर फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 है, जिसमें डिटेल्ड में राज्य की परिभाषित किया गया है, कि इसमें बताया गया कि स्टेट हम किसको किसको काउंट करेंगे। तो एक जनरल डेफिनेशन के तौर पर जो स्टेट होता है, स्टेट का मतलब ये है कि ऐसी संस्था जो आपके ऊपर प्रशासन और नियंत्रण का काम करती है। जैसे मान चलो कि आपके लिए स्टेट कौन? आपके मम्मी डैडी हैं, क्योंकि वो आपको रेगुलेट करने का, गवर्न करने का और कंट्रोल करने का काम आपको करते हैं, तो वो आपके लिए स्टेट है, एग्जाम्पल के तौर पर। हालांकि स्टेट में उन संस्थाओं को, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो, चाहे शासकीय संस्था, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हम स्टेट उन्हीं को कहते हैं जो आपके ऊपर कंट्रोल, रेगुलेट और क्या? गवर्न करने का काम आपको करती है। ठीक। तो सेक्युलर कहने का मतलब ये होगा कि ऐसा कोई भी स्टेट, है ना, मतलब मैं कह रहा हूं सेक्युलर का होने का मतलब ये है कि स्टेट का अपना इंडिविजुअल कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या? जो राज्य है वो किसी भी धर्म को या किसी भी रिलीजियन को इंडिविजुअली प्रमोट करने का काम नहीं करेगा। ठीक, समझ में आ रही बात? मतलब क्या है? वो सभी धर्मों को एक समान आश्रय प्रदान करेगा, सभी धर्मों का एक समान सम्मान करेगा। ठीक, ठीक है ना? राज्य का क्या है? अपना कोई धर्म नहीं है, कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, और ना ही धर्म के नाम पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव करेगा। वही क्या कहलाता है? सेक्युलर होना कहलाता है। ठीक है, अब लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी कि क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि हमारे ऊपर जो प्रशासन करने वाला हमारा राजा होगा या हमारा लीडर होगा, उसको कौन चुनेगी? जनता चुनेगी। ठीक है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार एक डेमोक्रेटिक नेशन कहलाता है। कहने का मतलब संशासन, संचालन की शक्ति, किसी भी प्रशासन या शासन को चलाने की जो शक्ति या संप्रभुता की बात करती है, वो किसके पास होती है? जनता के पास होती है। ठीक है, डेमोक्रेसी का साफ साफ एक मतलब यह है कि आपके यहाँ पर राजशाही नहीं चलती है, अनुवांशिक तौर पर राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सिस्टम आपके पास में नहीं चलता है। सीधा सीधा बात है। डेमोक्रेटिक नेशन का मतलब ये होता है कि हाँ, या डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऐसी सरकार चलती है जो जनता द्वारा चुनी जाती है। ठीक, तो डेमोक्रेटिक कंट्री किसे कहेंगे? डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहां पर वहां के जो प्रशासक होंगे, है ना, या कहना चाहिए जो रूलर हैं या नेता हैं, जो या फिर जो हाईएस्ट पोस्ट पर जो होंगे, ठीक है, उनको कौन इलेक्ट करेगा? जनता इलेक्ट करेगी। मतलब क्या मैं कह रहा हूं? डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री है जहां पर इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, निर्वाचन के थ्रू अपने राज्य के या देश के प्रमुख को चुना जाता है। उसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, अब गणराज्य यानी कि क्या? रिपब्लिक। गणराज्य का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या? हमारे देश के सर्वप्रथम नागरिक कौन होते हैं? ये एक्चुअली में जो गणराज्य है वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में कहा जाता है। मतलब क्या? अगर कोई कंट्री रिपब्लिक है तो हम कह रहे हैं कि वहां का जो राष्ट्रपति है, उस राष्ट्रपति को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से क्या किया जाता है?
चुना जाता है। ठीक, जबकि राजशाही में क्या होता है, राजा का बेटा, उसको उनके आगे जो सक्सेसर होते हैं, उनके जो कहना चाहिए कि वंश के ही आगे लोग क्या बनते हैं, राजा बनते हैं, जैसा कि इंग्लैंड में होता है, ब्रिटेन में। ठीक है, तो जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो कौन होंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से चुना गया प्रत्याशी क्या कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है ना। मतलब क्या कह रहा हूं मैं कि हमारे देश में हम क्या करते हैं कि हमारे सबसे ऊपर के वो हैं क्या, प्रशासक, कौन से, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। ठीक है, जिस देश में जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनको जनता चुनती है, अनुवांशिक तौर पर ना होकर या वंशानुगत ना होकर के, अगर उनको जनता अपॉइंट कर रही है, तो वो क्या कह, वो कंट्री कौन सा कंट्री कहलाएगा, रिपब्लिक कंट्री कहलाएगा। तो ये क्लियर है, सोवरेन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और क्या, रिपब्लिक। इन सभी चीजों को ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है इसमें, एक एक दो लाइन में इनका डेफिनेशन होता है, बाकी किताबों में और डिटेल में दिया हुआ, चाहे आप प्रिफर कर सकते हैं। तो संविधान का स्रोत यानी कि सोर्स और उसका स्वरूप के बाद तीसरा हिस्सा हमारा कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य, यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या एम्स है, उस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, जस्टिस की बात की गई है। कौन कौन से जस्टिस, आपका सोशलिस्टिक, इकोनॉमिक और कौन सा, पॉलिटिकल, ये तीन तरह के फ्रीडम की, जस्टिस की बात की गई है हमारे संविधान में। उसके बाद समानता, स्वतंत्रता, फ्रीडम, कौन कौन से टाइप के फ्रीडम की बात की गई है आपको, विश्वास, धर्म, उपासना, मतलब क्या, आपको अपने हिसाब से अपना धर्म मानने या बाकी चीजों को लेकर के आपको यहाँ पर फ्रीडम अवेल कराया गया, उसका प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये चीज समझना चाहिए, क्या एकता और अखंडता क्या चीज है। देखिए, आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन हम एक साथ रहते हैं। ठीक, ये सभी रिलीजन के चूंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। उन सभी रिलीजन के, कहना चाहिए उनके लाइफ स्टाइल में या उनके रहन सहन में बहुत काफी कुछ अंतर होता है। इसके बावजूद, मतलब इतने अंतर होने के बावजूद भी सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी को क्या कहा गया है, यूनिटी, यानी कि क्या, एकता के तौर पर इसको देखा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्र की एकता का मतलब क्या है कि हम बहुसंख्यक लोग अलग अलग धर्म को मानने के बावजूद भी, ठीक है, अपनी हर किसी की संस्कृति अलग अलग होने के बावजूद भी हम एक साथ रहते हैं, यही क्या है, हमारी एकता है। एकता के साथ साथ अखंडता का मतलब यह है कि इसको आर्टिकल 1 में बताया गया है। अखंडता चीज को ज्यादा अच्छे से डिफाइन करेंगे उसमें हम लोग। अखंडता का मतलब यह है कि भारत जो देश है वो अलग अलग राज्य हैं, सबकी संस्कृति अलग अलग है, सबके धर्म भी अलग अलग हैं। इन सब के बावजूद भी हम एक अखंड भारत के तौर पर हैं, यानी कि क्या, हमारे कोई अलग अलग हिस्से नहीं है, हम एक भारत, मतलब एक सिंगल नेशन के तौर पर हम उसको क्या करते हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। यही है क्या, एकता और अखंडता। ठीक है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। अखंडता मतलब क्या, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, कि इतनी बहुलवादी सांस्कृतिक परंपरा होने के बाद भी एक तो हम एक साथ रहते हैं और क्या है, अखंड है, यानी कि क्या, अलग अलग नहीं है, हम सब अपने आप को भारतीय मानते हैं, यही बस कहने का इसका मतलब है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए, अब इसके बाद इस बात पर चर्चा होनी है कि इसमें ये तो हो गया कि जो आपका संविधान की जो प्रस्तावना है ये क्या है, उस पर हम बात कर चुके हैं। अब इसको संविधान का भाग माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, इस पर एक बात है। देखो, इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा, 42nd अमेंडमेंट, एक फिर केशवानंद भारती मामला, ठीक है, फिर एक गोलकनाथ, हेनरी एंड विलियम गोलकनाथ, ठीक है, गोलकनाथ, और एक शंकरी प्रसाद। ठीक, समझिए इसमें क्या होता है। ठीक है, देखो, प्रश्न ये है कि क्या संविधान को, सॉरी, जो प्रस्तावना है हमारे पास में, क्या प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाना चाहिए। तो इस संबंध में एक बेरूवाड़ी मामला था, उस पर हम बात नहीं करेंगे केस क्या था, हम बस एक की पॉइंट्स लेके चल रहे हैं। क्या, बेरूवाड़ी, जो कि 1960s के आसपास का मामला था, इसमें कहा गया कि संविधान का जो हिस्सा है, मतलब प्रस्तावना जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये चीज कही बेरूवाड़ी संघ वाले मामले में कि प्रस्तावना जो है
वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, फिर गोलकनाथ, जो ये जो गोलकनाथ वाला जो मामला है, इसमें कहा गया क्या कि ये संविधान का पार्ट है। इसके बाद केशवानंद भारती, ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा, केशवानंद भारती जो मामला है, केशवानंद भारती मामले में एक और अवधारणा आई थी क्या, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात होती है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे आपका घर है, आपके घर का एक बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि फाउंडेशन होता है, जिसमें कॉलम वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, जिस पर पूरा का पूरा मकान का होता है, टिका होता है। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में यह कहा कि संविधान का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको जो भी चेंज करना है आप कीजिए, लेकिन जो मूल संरचना है या जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वैसे ही प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो संविधान का जो मूल भाव है, यही तो संविधान का मूल भाव है कि इसका स्रोत क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, उद्देश्य क्या होंगे, अगर इन पर परिवर्तन लाए जाते हैं तो ये समझा जाएगा कि क्या इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर चेंज किया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को हम और आगे देखेंगे। आर्टिकल 13 में बहुत डिटेल में हमको इसको पढ़ना होता है, इसमें आर्टिकल 13 में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 13 में बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे हम। आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 में जो कॉन्ट्राडिक्शन होता है उस पर हम बात करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो सबसे जो मेन की पॉइंट है वो यही है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि चूंकि संविधान का अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर है और उस बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट संविधान की प्रस्तावना है, इसीलिए, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए जो संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना है ये संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक, ये उसका पार्ट है। ये बात कही गई किसमें, केशवानंद भारती मामले में। और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, संविधान में जो मूल भाव हैं यही मूल भाव हैं, इन मूल भाव में परिवर्तन किए बगैर आप चाहे कोई भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते वो क्या होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना या प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात। अब जो अगला हिस्सा जिस पर हमको चर्चा करना है वो कौन सा हो जाएगा, शेड्यूल, यानी कि क्या, संविधान की अनुसूचियां, उस पर ही बात करते हैं। वो छोटा सा है, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा। चलिए, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल यानी कि क्या, अनुसूची। ठीक, देखिए, मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ था कब, 26 नवंबर 1949 को, 1949 को। तो इसमें कुल मिलाकर 8 शेड्यूल रखा गया था। वर्तमान में इसमें अमेंडमेंट करके इसको कितना बना दिया गया है, 12 बना दिया। मतलब क्या है, जो शेड्यूल्स, पहले समझिए शेड्यूल क्या होता है। देखिए, आपको पता है हमारे संविधान में बहुत से आर्टिकल्स मेंशन किए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के रूल्स या लॉज मेंशन है, या किसको कैसे काम करना है, किस संस्था के पास, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे सरकारी हो, चाहे निजी संस्था हो, किस, है ना, कौन सी गवर्निंग बॉडी के पास में या कौन से डेजिग्नेशन में कितना पावर होगा, कौन किस तरीके से काम करेगा, ये सही बातें बताई गई हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के माध्यम से, है ना। उनके अलावा या फिर पूरे जो 395 आर्टिकल्स हैं, बेसिक जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स। इन 395 आर्टिकल्स के अलावा जो विशेष बातें कही गई हैं संविधान में, उनको शेड्यूल्स कहा जाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे यहाँ पर आर्टिकल्स में जो बातें कही गई हैं वैसे ही बातें यहाँ शेड्यूल में, यानी कि अनुसूचियों पर भी कहा गया है, लेकिन इनके अलावा जो चीजें बच के रह गई हैं उनको शेड्यूल में रखा गया है। आप ये भी समझ सकते हैं कि शेड्यूल और आर्टिकल में कोई खास डिफरेंस या फर्क नहीं है, दोनों प्राय एक जैसे ही हैं, है ना। शेड्यूल भी कुछ रूल्स के रेगुलेशंस के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल की बात करते हैं, लेकिन अलग जगह रखने का मतलब यह है कि उसके अलावा जो चीजें बच के रह गई हैं वो शेड्यूल में रखा गया है, ऐसा इसको आप मान सकते हैं। ठीक, तो पहले हम शेड्यूल के ऊपर एक करके बात करते हैं कि कौन से शेड्यूल में क्या चीजें चर्चा की गई है। शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची, पहले में भारत के राज्यों का या क्या, संघ राज्यों का, मतलब क्या, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का क्षेत्र, मतलब क्या, भारत जो संघ राज्य है उसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल पहले में
इंडिया और उसके जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं उन सभी का नाम, विस्तार यानी कि कहां तक एक्सटेंडेड है, उनका एरिया क्या है, उन सभी चीजों पर चर्चा कहां की गई है, शेड्यूल 1 में। समझ पा रहे हैं? शेड्यूल 1 में भारत, उसके राज्य या जो भी संघ शासित क्षेत्र हैं, उन सभी की अवस्थिति क्या है, विस्तार क्या है, उनके नाम क्या है, उन सभी चीजों का डिटेल हमको कहां मिलता है, शेड्यूल 1 में। ठीक। अनुसूची 2 में आ जाएंगे। अनुसूची 2 में जितने भी पदाधिकारी हैं, ठीक, जैसे कि क्या, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, संसद यानी कि क्या, पार्लियामेंट के जो चीफ है, मतलब क्या, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा के भी और राज्यसभा के, उनके बारे में। उसके बाद राज्य विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, विधानसभा और विधान परिषद के अगर किसी राज्य में है तो उनके जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज, मतलब सीजेआई या सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाई कोर्ट के चीफ जज या उनके अन्य जज, इनके अलावा कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, कैग, ठीक है, इन सभी पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, क्या, वेतन और भत्ते, इनके बारे में जानकारी कहां हमको मिलती है, शेड्यूल 2 में। शेड्यूल 1 है भारत और संघ, भारत, संघ, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में डिटेल, नाम, विस्तार आदि, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जितने पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज, उसके अलावा कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल आदि के क्या है, वेतन और भत्तों के बारे में जो जानकारी दी गई है वो कहां पर हमको मिलती है, शेड्यूल 1 में। ठीक है। इसके बाद में शेड्यूल 3 में आ जाते हैं। शेड्यूल 3 में जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक पद का मतलब क्या होता है कि ऐसे पोस्ट जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया गया है, उन सभी को संवैधानिक पदाधिकारी, जैसे ये सभी संवैधानिक पदाधिकारी, क्योंकि इन सभी के पोस्ट के बारे में, रेजिग्नेशन के बारे में संविधान में चर्चा की गई है। इनके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है, क्या कह रहा हूं, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो, उसके बाद जो सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्री, उसके बाद संसद की सदस्यता, संसद की सदस्यता के लिए जो अभ्यर्थी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उसके बाद विधानसभा और विधान परिषद के जो कैंडिडेट हैं वो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सभी, मतलब क्या, ये एक नेता वाली कैटेगरी हो गई पूरी की पूरी। उसके बाद सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सभी के क्या, शपथ, ओथ, ठीक है, क्या, ओ शपथ और प्रतिज्ञा में, ठीक है, जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है ना, उन सभी के बारे में डिटेल किसमें दिया गया है, शेड्यूल 3 में दिया गया है। ठीक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। शेड्यूल 2 में जितने भी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, इन सभी के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, इन सभी के सैलरी के बारे में शेड्यूल 2 में बात किया गया है। इन सभी के अलावा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, चीफ मिनिस्टर, उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक, या फिर प्राइम मिनिस्टर, उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर, सब सभी जो आते हैं, इन सभी का शपथ है ना, उनके शपथ के बारे में, और जो सदस्यता के लिए जो कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, इन सभी सदनों में, उन सभी के शपथ और प्रतिज्ञान की चर्चा कहां पर की गई है, शेड्यूल 3 पर उनको बताया गया है। ठीक है। शेड्यूल 4 में सभी राज्यों में राज्यसभा को आवंटित सीट, मतलब किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीट मिलनी चाहिए, उस बारे में जानकारी किसमें दी गई है, शेड्यूल 4 में। ठीक है। शेड्यूल 5 में आए तो जितने भी अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, जितने भी ट्राइबल हैं और या जितने भी स्टेट्स हैं जो ट्राइबल एरिया में बिलोंग करते हैं, उन सभी के गवर्नेंस और कंट्रोल, यानी कि उनका कहना चाहिए क्या, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान कहां पर चर्चा की गई है, शेड्यूल 5 में, यानी कि अनुसूची 5 में। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, अनुसूचित
क्षेत्र और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा कहां पर की गई है? अनुसूची 5 में। ठीक है, किन 4 राज्यों को छोड़ करके? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। ठीक है, कौन से 4 राज्य छोड़े गए हैं? असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। अब छठवें शेड्यूल में जो 4 राज्य हमने किसमें छोड़े हैं? एसटी क्षेत्र और कौन सा? जनजाति या उनके लोगों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में शेड्यूल 5 में बात की गई है। छठवां में कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में किसमें चर्चा की गई है? आपका अनुसूची 6 में। ठीक, अनुसूची 7 में विषय वस्तु। विषय वस्तु मतलब क्या? इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जिन पर कौन सा संघ, राज्य और कौन सा समवर्ती, मतलब इसमें उन टॉपिक्स के लिस्ट दिए गए हैं इसमें शेड्यूल 7 में, जिन पर संघ नियम बना सकता है या जिन पर राज्य नियम बना सकते हैं, या फिर किसमें जो समवर्ती का मतलब है जिस पर राज्य और संघ दोनों। देखो, एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब क्या? ऐसा लिस्ट, ठीक है, ऐसा लिस्ट जिसके लिए नियम कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा। ठीक है, उसके बाद संघ सूची होती है, तो संघ सूची में वो रखा गया है जिसमें सेंट्रल लेवल पर उसमें नियम बनाए जाएंगे। और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची कहने का मतलब यह है कि हालांकि उस पर ओनरशिप स्टेट का होता है, लेकिन उसके संबंध में नियम बनाने का अधिकार या उसको पालन कराने का अधिकार किस पर होता है? संघ का होता है। उसको समवर्ती सूची कहते हैं। साफ तौर पर समवर्ती सूची मतलब ये समझिए जहां पर जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र अधिकार या ऐसा विषय वस्तु जिस पर संघ और राज्य दोनों क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। लेकिन एट द एंड संघ ज्यादा प्रभावी दिखेगा सब जगह पर, क्योंकि हमने पावरफुल सेंट्रल की बात की है इस पर। ठीक है, तो वर्तमान में कितने? संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट्स रखे गए हैं, सूची रखी हुई है, फिर समवर्ती सूची में 52, ये अमेंडमेंट के बाद। जबकि मूल संविधान में 97, 66, 47। ठीक है, कितने? 97, 66 और 47 किसमें रखे गए थे? ये मूल संविधान में थे। बाद में इसको आपस में चेंज 47 तक 44th अमेंडमेंट आप देखिएगा, सब संशोधन वगैरह है, उसमें आपको 100, 61, 52 ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वास्तव में ये विषय वस्तु यानी कि क्या, किस किस मुद्दे पर कौन नियम बना सकेगा, यानी कि इसको एक तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि संघ और राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन हमको कहां पर दिखता है? शेड्यूल 7 में दिखता है कि कौन कौन किस किस विषय पर नियम बना सकेंगे, उस बारे में बात की जाती है। ठीक है, शेड्यूल 8 जो कि है क्या? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा में मूल संविधान में कुल मिलाकर 14 राजभाषाएं थी। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी राजभाषाएं थी? तो 14 राजभाषाएं थी। बाद में संशोधन द्वारा, कौन सा संशोधन? 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट, फिर 92 और 96, ये 4 संशोधन होंगे। कौन सा? 21, 71, 92 और 96। ये 4 संशोधन द्वारा अभी वर्तमान में जो राजभाषाओं की संख्या है वो कितनी है? 22 है। एक होता है शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषा अलग है, राजभाषा अलग है। राजभाषा मतलब समझ रहे ना कि जो कहना चाहिए कि आपके रजिस्टर्ड लैंग्वेज, ऑफिशियल रजिस्टर्ड लैंग्वेज। ठीक है, 21st अमेंडमेंट से सिंधी को जोड़ा गया था। 71st अमेंडमेंट में नेपाली, उसके बाद मणिपुरी, ठीक, और कौन सा? कोंकणी। ठीक है, कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट में। उसके बाद 92 है ना, 92वां संविधान संशोधन से बोडो, डोंगरी, मैथिली और कौन सा? संथाली। ठीक है, 4 भाषाएं। 92 देखो, पहला संविधान 21st अमेंडमेंट में कौन सा जोड़ा गया? सिंधी। 71st में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92 यानी कि 92वां संशोधन बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। 96 जो 96 जो अमेंडमेंट था उसमें कोई भाषा जोड़ा नहीं गया था, जो ओडिया लिखते थे पहले, ओडिया को उड़िया किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है? 96th अमेंडमेंट, सॉरी, उड़िया को ओडिया किया गया था किससे? 96th अमेंडमेंट से।
ठीक है, तो ये 8 शेड्यूल हो गए। 9th नंबर पर आए, सबसे भी पूरे संविधान में सबसे विवादास्पद शेड्यूल 9वीं अनुसूची, इसमें लैंड रिफॉर्म्स को रखा गया, भूमि सुधार, भूमि सुधार, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा इसको ऐड किया गया था शेड्यूल्स में। जो सरकार है, केंद्र सरकार है, अलग अलग राज्यों में भूमि सुधार चला रही थी, मतलब जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है उनके जमीन को सरकार अपने अंडर में लेकर के गरीबों में बंटवारा करती थी। इसको हम पढ़ेंगे, ये डीपीएसपी में किसी आर्टिकल्स में आएंगे तो हम इसको विस्तार से बात करेंगे। देखो, मूल संविधान में ये 8 अनुसूचियां थी, ठीक। इसके बाद जो है वो अलग अलग इसमें ऐड की गई है। तो सबसे पहले कौन सा है, भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है ना, भूमि सुधार कानून इसको कहा जाता है, जो कि 9वीं अनुसूची का हिस्सा है। इसको जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951 से, ठीक है। इसके बाद जो 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल। 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल के संबंध में है। इसको जोड़ा गया था 51वां संविधान संशोधन से। कौन से, 51 नहीं, सॉरी 52nd से, यस, ठीक है। दल बदल को जोड़ा गया था किससे, 52nd संविधान संशोधन से। जो शेड्यूल 10 है जो कि दल बदल के बारे में बात करता है। दल बदल का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति, ठीक है, मान लो किसी ने बीजेपी से चुनाव लड़ा, अब वो चुनाव जीत गया। चुनाव जीतने के बाद में वो क्या कर रहा है, पार्टी चेंज करता है या पार्टी स्विच करता है या पार्टी को छोड़ देता है, अपने आप को निर्दलीय घोषित कर देता है, या कांग्रेस या आम आदमी कोई पार्टी को भी अगर पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। उस स्थिति में उस कहना चाहिए कि जो अभ्यर्थी के ऊपर या जो नेता था, जिसने, देखो मैं कह रहा हूँ, कोई नेता है बीजेपी से चुनाव लड़ा, जीत गया, जीतने के बाद में अपने आप को निर्दलीय घोषित कर दिया किसी विवाद के कारण, है ना, निर्दलीय घोषित कर दिया या किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उस समय उस पर कौन सी कार्यवाही होगी, दल बदल की कार्यवाही होगी, कि उसने मतलब चुनाव किसी और पार्टी से लड़ा, जीतने के बाद में किसी और पार्टी में चला गया, तो उस पर कौन सी कार्यवाही होती है, दल बदल की कार्यवाही होती है। एक बात को ध्यान रखना, एक तो अनुसूची 10 में दल बदल की मतलब पार्टी चेंज करने पर, और एक है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, यानी कि क्या, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ठीक है। इसमें भी पार्टी चेंज करने के बारे में बताया गया है। याद रहे कि अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है, ठीक है ना, तो दल बदलता है तो इसमें कहा जाएगा कि एक तो इस दल बदल के आधार पर, दल बदल के उसकी अयोग्यता को जो अगर मान, देखो किसी आदमी ने पार्टी चेंज कर दी, अब कौन डिसाइड करेगा, चलो ठीक है, लॉ तो कानून तो है, 10th शेड्यूल तो, लेकिन बताएगा कौन, इस चीज घोषणा कौन करेगा। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी अभ्यर्थी के ऊपर दल बदल के आधार पर अगर कार्यवाही हो रही है, मतलब कि अनुसूची 10 के हिसाब से अगर कार्यवाही हो रही है, तो उसमें जो अंतिम निर्णय जो होता है किसका होता है, वो लोकसभा के स्पीकर का होता है। दल बदल के आधार पर अगर किसी अभ्यर्थी के ऊपर या किसी नेता के ऊपर कार्यवाही हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो डिक्लेरेशन है वो आखिरी में कौन देंगे, लोकसभा स्पीकर देंगे। लेकिन मान लो कि लोकसभा स्पीकर खुद ही पार्टी चेंज कर दी है, अगर लोकसभा स्पीकर खुद ही पार्टी चेंज करते हैं तो याद रखना फिर भी वो सदन के सदस्य बने रहते हैं, ठीक है, उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद उन पर कार्यवाही की जाती है। अब दल बदल के आधार पर लोकसभा स्पीकर, लेकिन ठीक है, दल बदल के आधार पर अगर किसी के ऊपर कार्यवाही की जाती है तो कौन उसमें सबसे आखिरी का फाइनल कोट करेंगे, कौन, लोकसभा के स्पीकर। लेकिन अगर किसी के ऊपर पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत उस पर कार्यवाही की जाती है तो उस पर जो आखिरी निर्णय लेंगे वो निर्वाचन आयोग, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। अगर दल बदल के हिसाब से होता है तो लोकसभा स्पीकर, अगर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एक्ट 1951 के हिसाब से अगर किसी के ऊपर कार्यवाही होती है तो उस पर जो निर्णय लिया जाता है वो निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति इसको डिक्लेरेशन करते हैं। एक बात और यहां पर ध्यान देना है कि एक दल बदल में अगर मान लो किसी ग्रुप के एक, जैसे शिवसेना के साथ हुआ था, अगर 1/3 लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं तो उन पर कार्यवाही होगी दल बदल की। लेकिन अगर पूरे पार्टी की संख्या के 2/3 लोग ही पार्टी छोड़ देते हैं, ठीक, मान लो किसी पार्टी में 10 लोग हैं, उस 10 में से 2 लोगों ने पार्टी छोड़ दी तो इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस 10 में से 8 लोग ही पार्टी छोड़ के चल दिए, अपने पार्टी को दूसरा बना दिए, तो इनके ऊपर दल बदल की कार्यवाही नहीं होगी, इनकी सदस्यता बनी रहती है, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती है। यह किया गया 91वां संविधान संशोधन 91st अमेंडमेंट 2003 से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कौन सा, 11th शेड्यूल में।
11वीं अनुसूची। 11th शेड्यूल पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73rd अमेंडमेंट या 73वां संविधान संशोधन से सत्ता के विकेंद्रीकरण का एक प्रयास था, जो कि पंचायती राज अधिनियम को शेड्यूल 12 में रखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार शेड्यूल 12 में नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल में, जिस पर कुल मिलाकर 29 विषय हैं, जिस पर विषय ये वाला जो विषय है, विषय तो 7वां नंबर जैसा। वैसे किन किन चीजों पर पंचायत कानून बना पाएगा, ये 29 विषय पंचायती राज में रखे गए हैं। और 12वीं अनुसूची में, जिसको कि नगरीय निकाय कहा जाता है या फिर नगर संस्थाओं की व्यवस्था होती है, जिसमें 18 सूचियां रखी गई हैं या 18 विषय वस्तु हैं, जिन पर क्या करेगा नगर प्रशासन, ठीक है, कानून बना सकेगा। याद रखेंगे, पंचायती राज 73rd और नगरीय निकाय 74th अमेंडमेंट से संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर हमारा कंप्लीट कौन सा संविधान की प्रस्तावना और अनुसूचियां जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद से हम सीधे आर्टिकल्स पर आएंगे। संविधान के स्रोत को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सोर्सेस ऑफ जो भाई पूरा संविधान जान लें, तभी तो हम आगे चल करके स्रोत के बारे में बात करेंगे। उसको शुरू में पढ़ेंगे तो वो रटने जैसा हो जाएगा। हम बीच में डिस्कस करते रहे कि कौन कहाँ से लिया गया है, तो उस बारे में अच्छे से जानकारी होती रहेगी। ठीक है, चलिए।